नमस्कार, स्वागत है आपका रिमझिम फुहारों के साथ में कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज सोमवार है, आज होता है हमारा विशेष कार्यक्रम, जी हाँ, हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है कृषि में सामयिक कार्य और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर MD व्यास, प्रधान वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय सीहोर से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। किसान भाइयों, सबसे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर लिख लीजिए, क्योंकि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में हैं। फ़ोन नंबर लिख लीजिए और स्क्रॉल पे भी हैं, आप देख सकते हैं 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पे आप फ़ोन लगा सकते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान कृषि से संबंधित हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए रिमझिम फुहारें शुरू हो चुकी हैं, पानी काफ़ी दिन से रुका हुआ था, लेकिन अब सावन ने दस्तक दे दी है। वर्तमान में अगर हम फसलों की स्थिति की बात करें तो क्या है? देखिए, निश्चित रूप से किसान भाइयों, खासतौर से हमारा प्रदेश खरीफ के मौसम में जी। सोया प्रदेश कहलाता है और सोयाबीन का रकबा भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में होता है। जून के महीने में जब बरसात चालू हुई, हल्की जो जिस तरीके से तूफान का जो प्रभाव हुआ और उस समय काफ़ी बरसात हुई और ज़मीन में काफ़ी नमी हो गई, किसान भाइयों ने उनने बोनी चालू कर दी। तकरीबन 16 जून से बोनी चालू हुई और 25 जून तक उन्होंने काफ़ी क्षेत्र में बोनी भी कर दी। लेकिन उसके अकस्मात उसके बाद कुछ बरसात कम हुई है। लेकिन वर्तमान में जो है पिछले 10-12 दिन से जो अलग अलग क्षेत्रों में जो बरसात हुई है, कहीं तो बहुत ज़्यादा भी हो गई है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में जो बरसात हुई है उसके कारण से फसलों की स्थिति थोड़ी सुधरी हुई है। तो सोयाबीन की फसल हो या जो अन्य दलहनें हैं, चाहे उड़द हो, कहीं कहीं मूंग भी बोई गई है, अरहर हो और धान जो है, वर्तमान में उन फसलों की स्थिति अब थोड़ी सी संतोषजनक दिखती है। आगे देखा जाएगा कि जब यदि मौसम सही रहेगा तो उत्पादन पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी वर्तमान में जो बरसात हुई उस हिसाब से हमारे क्षेत्र में जो स्थिति कुल मिला के कह सकते हैं संतोषजनक, अभी संतोषजनक कह सकते हैं। अभी जैसे कि बात हो रही है कि पानी में थोड़ा सा अंतराल आया था, उसके बाद फिर दोबारा पानी गिरना शुरू हुआ, तो इससे बोनी के बाद जब पानी गिरा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि मैं जो कह रहा था कि 25-26 जून के बाद जिस तरीके से बरसात में ब्रेक लगा और 8 जून को फिर से पानी गिरा और उसके बाद फिर से पानी कम हो गया, तो जो फसलों की जो बढ़वार थी वो निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। और जब फसलों की बढ़वार प्रभावित होती, खासतौर से दलहनी फसलों की, जिसमें सोयाबीन, मूंग, उड़द इत्यादि की बात कर रहे हैं, तो ये बढ़वार जो है बाद में उनमें शाखाएं कम निकलती हैं और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव तो पड़ता ही है। अभी हालांकि फिर भी 30-40 दिन की फसल हुई है, अभी करीब 50-60 दिन और हैं हमारे पास में, और मौसम अनुकूल रहता है तो कहीं ना कहीं विपरीत होगी। इसी प्रकार से जो अब दूसरे कई क्षेत्रों में जो धान भी आई है, हमारे क्षेत्रों में जहाँ पर सोयाबीन के बाद में जो सोयाबीन नहीं ले रहे हैं किसान, उन्होंने धान भी लगाई है, तो उस पर भी विपरीत प्रभाव तो पड़ा है। और आगे जो उत्पादन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, ऐसी आशा है कि यदि मौसम अनुकूल रहेगा तो कहीं ना कहीं उत्पादन भी ठीक हो सकता है, और ये भी हम ऐसी उम्मीद भी कर सकते हैं। हमारे एक जो किसान भाई हैं डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ना चाहते हैं, सतीश वर्मा जी हैं, हम उनका फ़ोन ले लेंगे, बात करते हैं। जी हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। वर्मा जी बोलिए, प्रश्न कीजिए वर्मा जी। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बात कर रहे थे पानी की उसकी। अब जैसे कि पानी रुका, फिर पानी आया, खरपतवार भी इस समय हम फसलों में देख सकते हैं, तो क्या खरपतवार नाशियों का उपयोग कर सकते हैं किसान भाई? नहीं, इस समय कई बार किसानों के हमारे पास ही प्रश्न आते हैं और कई समस्याएं लेके आते हैं। चूँकि बरसात रुक गई और जो खरपतवार नाशी डालने का जो समय था वो करीब 20-25 दिन के आसपास होता है। अब चूँकि बरसात थोड़ी थोड़ी और कचरा भी उनके खेत में ज़्यादा बढ़ गया थोड़ा बीच में, तो अब कहते हैं खरपतवार नाशी डालें, लेकिन नहीं, क्योंकि कई जल्दी पकने वाली जातियां सोयाबीन की, जैसे JS 9560 है, JS 2034 है, इनमें तो फूल ही 27-28 दिन पे आ जाता है, और अन्य में भी जो है वो फूल आने की परिस्थिति निर्मित हो गई है। तो इन परिस्थितियों में हम खरपतवार नाशी डालने की अब सलाह बिल्कुल नहीं देते हैं किसान भाइयों को। खरपतवार नाशी का उपयोग ना करें किसी प्रकार से, क्योंकि इससे फायदे की जगह नुकसान संभावित है। तो खरपतवार नाशी किसी प्रकार से उसमें नहीं डालना चाहिए। कई किसान भाई ऐसा करते हैं कि जो कीटनाशक हैं उसके साथ खरपतवार नाशी भी मिला देते हैं। ये हमने अनुसंधानों से पाया है कि कुछ खरपतवारनाशी और कुछ कीटनाशी हैं जिनका मिलन किया जा सकता है। बाराबंकी से हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, हम बात करेंगे उनसे। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं। जी मिश्रा जी, स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। हेलो हेलो जी, प्रश्न कीजिए।
मौसम का असर लगता है हमारे प्रोग्राम पर कई भी बार है कई थोड़ा बार हो सा। जाता है मैम। जी। तो मैं खरपतवारनाशियों की बात कर रहा था कि हमने जो अनुसंधान किए हैं और प्रयोग किए हैं कि कुछ खरपतवारनाशी जैसे क्विनाल्फास है, इमेजेटापायर है, इनका संयोग कुछ कीटनाशियों से, क्विनाल्फास जो इंसेक्टिसाइड कीटनाशक है और इमेजेटापायर वीडसाइड, इनका संयोग हो सकता है ना। तो इन जो है, अब किसान भाई कुछ भी किसी भी कीटनाशी के साथ कोई भी खरपतवारनाशी मिला देंगे तो उससे फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसा कई बार देखने में भी आ रहा जी है। जी। तो उनसे निवेदन है मेरा कि अब खरपतवारनाशी का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए। वो उनका नियंत्रण कैसे ही आप जिस तरीके से निकाल इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन अब उससे नुकसान ही संभव है, उनका उपयोग ना किया जी, जाए। बिल्कुल। तो ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। दूसरी बार अब खड़ी फसल में किसान भाई एक और काम करते हैं कि बाजार में कुछ टॉनिक के नाम से कुछ चीज़ें मिलती हैं जी बिल्कुल। और उनका उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि फसल की बढ़वार बहुत ज़्यादा हो जाती है और बढ़वार होने से उसमें फल इत्यादि नहीं लगते हैं, फलियां नहीं लगती हैं और उससे एक बार से भूसा तो ज़्यादा पैदा होता है लेकिन दाना कम पैदा होता है। तो किसी प्रकार के आनिक टानिक डालने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अच्छी तरीके से, अब जो है कभी कोई कीट आ जाता है तो उसका नियंत्रण ही वो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा किसी प्रकार। बिल्कुल, हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान दें कि हमारे जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पहले तो हमें किसी भी टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है। जी, हमारे पटेल साहब में हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे किसान भाई हैं महेश पटेल जी। स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। हाँ नमस्ते मैडम, नमस्कार। मैं नंदन कुशरू मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ जो पोषक तत्व की कमियां होती हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, लक्षण होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, सल्फर है, बोरान है, जिंक है, लोहा है। जी। बिल्कुल ठीक है, मैं आपका प्रश्न समझ गया कि पोषक तत्वों की कमियों के लक्षण के बारे में बात करना है। तो पहले नाइट्रोजन की जो बात करते हैं कि नाइट्रोजन की कमी से पौधों में पीलापन आने लगता है और यही पीलापन सल्फर जो गंधक की कमी से भी आता है। तो यदि पत्तियों में पीलापन इत्यादि आ रहा है तो नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। और जो ऊपरी पत्तियां हैं उस पर सल्फर की कमी होती है, निचली पत्तियां होती हैं उसमें गंधक की कमी के कारण ये पीलापन आता है। फास्फोरस जो है, जो दूसरा आपने तत्व बोला है, फास्फोरस की कमी के कारण पौधों में जो स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है, वो फास्फोरस की कमी के कारण आती है। तो फास्फोरस की इसलिए हम अनुशंसा करते हैं। और तीसरा मुख्य पोषक तत्व है पोटास। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन पोषक तत्व हैं। और जो अगर हम पोटास नहीं देते हैं, जो प्रायः किसान भाई नहीं देते हैं, और उसकी कमी के कारण क्या होता है कि पौधों में रोगों से और कीटों से लड़ने की शक्ति कम होती है। साथ ही अगर पोटास दिया जाएगा तो कोई भी फसल हो उसमें दाने में चमक अच्छी आती है और साथ ही साथ दाने में जो है चमक और दाना मोटा बनता है, अच्छा प्रकाश बनता है। तो पोटास जो है हमेशा अनुशंसा की जाती है। अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों पोषक तत्व दिए जाएंगे तो उनमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्व पहुंचेंगे। अब आपने पूछा है बोरान या जो अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या द्वितीय पोषक तत्व हैं, ये मिट्टी परीक्षण के उपरांत ही डालना चाहिए। अगर मिट्टी परीक्षण के उपरांत इन पोषक तत्वों की कमी है तो उन्हें जमीन में डालें, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो डालना ही चाहिए। मैं तो अब ये कहना चाहूंगा कि आप यदि रासायनिक खादों की जगह अगर जैविक खाद का उपयोग करें, खासतौर से जो केंचुए का खाद होता है, ये नाडेप कंपोस्ट होता है या फार्म यार्ड मैन्योर होता है, ये केंचुए खाद होते हैं, इनमें पूरे 16 के 16 पोषक तत्व जो कि पौधों के लिए आवश्यक है, ये उपलब्ध होते हैं। तो बेहतर है कि अगर रासायनिक खाद की जगह अगर हम ये बना सकते हैं जैविक खाद, खासतौर से केंचुए का खाद तो इतना अच्छा है कि उसका तुरंत प्रभाव होने लगता है। डॉक्टर साहब पटेल साहब हमसे फिर जुड़ रहे हैं। जी हाँ, तो हम इनसे बात करेंगे। महेंद्र पटेल हैं दमोह से। जी बोलिए। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, सवाल कीजिए। मैं महेंद्र पटेल बोल रहा हूँ दमोह से। जी। मेरा व्यास जी को भी नमस्कार। मेरा व्यास जी से क्वेश्चन है कि जैसे कि मेरी उड़द की फसल में जो है ना लगी हुई है, तो उसमें पत्ते पीले पड़ रहे हैं और उसमें क्या छिड़काव कर सकते हैं कीटनाशक का? उसमें मतलब फलियां भी कुछ कुछ आने लगी है, इस दौरान क्या छिड़काव कर सकते हैं? दीपू पटेल साहब बिल्कुल। हाँ, उड़द की फसल में अगर आप जो पीले पत्ते पड़ रहे हैं, आप उसको हिलाकर देखें, कहीं सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है। सफ़ेद मक्खी जो है पीला मोजेक रोग फैलाता है, अगर वो है तो आप जरूर उसमें छिड़काव कर सकते हैं। फलियां लग रही, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो भी कीटनाशक हैं जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, ये दवाइयाँ जो हैं अच्छी दवाइयाँ हैं, इनका आप उपयोग कर सकते हैं अगर सफ़ेद मक्खी है। अगर सामान्य रूप से पीलापन आ रहा है तो फलियां बन रही तो आप कोई ज़रूरत नहीं है उसमें किसी भी तरीके की डालने की। यदि फसल फलियां आ रही, इसका मतलब करीब करीब आपकी मान लीजिए 45 दिन की फसल आपकी आसपास हो चुकी है और फलियां बन गई हैं और दाना उसमें कड़ा होने लगा है, तो अगर सफ़ेद मक्खी भी आ रही है तो अब उसका कोई नुकसान उसमें संभव नहीं है। लेकिन अगर दाना अभी नहीं पड़ा है और कड़क नहीं हुआ है
और सफ़ेद मक्खी अगर पौधे को हिलाकर देखेंगे, सफ़ेद मच्छर यदि उड़ता हुआ दिख रहा है, तो जो भी कीटनाशक है उसके लिए अनुशंसित है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल पटेल साहब को उनका जवाब मिल गया होगा। सर अभी इस समय सोयाबीन भी हमारी 1-1.5 महीने की हो चुकी है लगभग। कीट प्रकोप अगर उसमें दिखता है तो किस तरह हमारे किसान भाई उसमें सामयिक कार्य करें? बिल्कुल, ये बिल्कुल सामयिक बातें हैं और ख़ास तौर से सोयाबीन, जैसे आपने कहा 1.5 महीने की करीब फसल हो चुकी है और कई जगह से शिकायतें आ रही हैं कि ख़ास तौर से उसमें सोयाबीन में जो है बहुत प्रकार की इल्लियाँ आती हैं, सेमी लूपर भी है, चने की इल्ली भी है, तंबाकू की इल्ली भी, किसानों की शिकायतें आ रही हैं। अगर इल्ली छोटी अवस्था में है तो क्लोरोपाइरीफास या प्रोफेनोफास ये दवाएं हैं। क्लोरोपाइरीफास 1.5 लीटर और प्रोफेनोफास 1.25 लीटर के आसपास प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। अगर इल्ली बड़ी हो गई है, थोड़ी बड़ी स्थिति में है, तो जो हम जो है इंडाक्सोकार्ब नाम की दवाई है या फ्लूबेंडामाइड जो है, ये दवाइयाँ थोड़ी अच्छी दवाई हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं, कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। और जो इंडाक्सोकार्ब है वो करीब 350 ml प्रति हेक्टेयर के आसपास और फ्लूबेंडामाइड 500 ml प्रति हेक्टेयर के आसपास इनका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और यदि परिस्थितियां हैं आगे बढ़ती जा रही हैं, अगर इल्लियों के साथ साथ तना मक्खी का प्रकोप भी है और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी है, तो आजकल जो कंबाइंड प्रोडक्ट आ रहे हैं, कंबाइंड जो दवाइयां आ रही हैं कीटनाशक, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ब्यूटासाइक्लोथ्रिन है और उसमें इन जो इमिडाक्लोप्रिड है, ये किसान भाई मैं आपको नाम जरा जल्दी बोल रहा हूँ, ये बाजार में कई जो दवाएं विक्रेता हैं उनके पास में कई कंपनियों के नाम से मिलते हैं, लेकिन हम चूंकि रासायनिक नाम आपको बताएंगे तो ये उसमें अच्छी तरीके से देख लें और इनका प्रयोग कर सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। हम सोयाबीन में कीट प्रबंधन के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा अंतराल के बाद फिर स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। सजीव फोन इन कार्यक्रम है। हमारे फ़ोन नंबर आप स्क्रॉल पे भी देख सकते हैं और हम आपको फिर एक बार बता देते हैं, आप अपने सामयिक कार्यों के बारे में पूछ सकते हैं। 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे सोयाबीन में कीट प्रबंधन के बारे में, तो उसको आगे आप बताएं। बिल्कुल, ये इस समय काफ़ी सामयिक चीज़ें हैं और ये इससे किसान भाई काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो अगर वो बिल्कुल, क्योंकि बरसात लगातार हो रही है और बरसात लगाना हो, जब वो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और अगर उसके बाद फिर पानी गिर जाता है तो कीटनाशक कोई प्रभावी नहीं होता। तो ये जरूर ध्यान रखें कि कम से कम 5 से 6 घंटे कीटनाशक डालने के बाद बरसात ना हो तो अच्छा है। तो जब भी मौका मिले, जैसे अभी 1-2 दिन से बरसात कम हो रही है, तो अब ये समय है कि इस समय कीटनाशकों का प्रयोग करें। और खासतौर से चने की इल्ली इत्यादि का जहाँ प्रकोप है, तो किसानों से टी आकार की खूंटियाँ, कई बार हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते भी हैं कि टी आकार की खूंटियाँ कम से कम 25 से 50 प्रति हेक्टेयर उनको डाल दें, तो जो चिड़िया उस पर बैठती है और वो इल्ली को खा जाती है, तो ये जैविक नियंत्रण आसानी से उस प्रकार से हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, श्याम सुंदर जी हैं राजस्थान से। जी स्वागत है श्याम सुंदर जी, प्रश्न कीजिए। हेलो जी, प्रश्न कीजिए। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी सर, हमारे जो है कि मक्का और सोयाबीन है। हेलो जी बोलिए, प्रश्न कीजिए। मैडम, मक्का और सोयाबीन है खेत में, तो मक्का क्या है कि पानी में हमारी तरफ राजस्थान एरिया है ना, तो हमारी तरफ बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने के पश्चात हमारा फसल नष्ट हो गई है, मक्का और सोयाबीन की फसल राजस्थान एरिया में। तो उस एरिया के लिए मैं यूँ बोल रहा हूँ सर कि पानी की निकासी कैसे करें और उसमें फसल में दवा या खाद बीज कितना डाले, कितना, ये पूरा जानकारी लेना चाह रहा हूँ सर। अभी फसल आपकी नष्ट हो गई है? हाँ, मक्का और सोयाबीन। हाँ, तो अब क्या करना चाहते हैं? अब फसल तो नष्ट हो चुकी है, अब तो आगामी रबी के गल चुकी है। हाँ, आगामी के लिए अब आगामी रबी के मौसम के लिए आपको जो रबी की फसलें हैं, खासतौर से अब अगस्त का महीना तो खत्म होने ही वाला है, सितंबर रुकने के बाद अक्टूबर में आप चना या गेहूं इत्यादि की जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं और खेत में नमी संचित कर सकते हैं आप। इस समय जैसे ही आपको बतर मिलती है, खेत में वर्किंग कंडीशन आती है, तो आप उसको अच्छी तरीके से 2 या 3 बार अच्छी तरीके से कल्टीवेटर चलाकर और खेत में नमी संरक्षित करें, जिससे कि अक्टूबर में समय पर चने इत्यादि की बुआई की जा सके। राजस्थान के क्षेत्र में चना इत्यादि की बुआई कर सकते हैं और जहाँ गेहूँ लगाया जा सकता है, गेहूँ लगाया जा सकता है। तो इस तरह भले ही फसल नष्ट हो गई, लेकिन हम आगे की तैयारी नमी संरक्षण करते चलें, जिससे कि वो नमी संरक्षित रहेगी तो ज्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल। सोयाबीन में कीट प्रबंधन के बारे में, कीट प्रबंधन की बात कर रहे थे, तो मैंने जो कहा कि टी आकार की खूंटियां, जिससे जैविक नियंत्रण हो सकता है। और खासतौर से जैसे हेलियोथिस जो है, जो चने के लिए, उसके लिए फेरामोन ट्रैप भी आते हैं, तो उनको भी खेत में बीच बीच में लगा दें, जिससे कि जो कीट आकर्षित होते हैं और उसमें आकर वो खत्म होते जाते हैं। और बाद में, और ये संभव होने के बाद में जो अन्य कीट हैं, खासतौर से
गर्डिल बीटल का भी प्रकोप आ रहा है, चक्रभंग कीट का। कुछ किसान भाई तना मक्खी का प्रकोप भी दिखा रहे हैं कि तना मक्खी का भी उनके क्षेत्र में आ रहा है। तो ये समय है किसान भाइयों को बिल्कुल सचेत होकर आप इस समय नियंत्रण कर लें, क्योंकि पहले ही फसल जो है कम वर्षा के कारण और वो प्रभावित हुई है, कीट के कारण वो प्रभावित ना हो पाए। तो जो अनुशंसित कीटनाशक हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे, वो बाजार में लेकिन अच्छी कंपनी के, और उनको ये जरूर देखना चाहिए आपको जाकर कि जो दुकानदार दे रहा है उसकी मियाद तो नहीं निकली हुई है, कीटनाशक की मियाद, एक्सपायरी डेट तो नहीं निकली है, उसको जरूर देख लें और सही मात्रा में डालें। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर साहब ओम प्रकाश जी हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं हरदा से, हम उनसे बात करते हैं। जी स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी, प्रश्न कीजिए। ओम प्रकाश जी टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर दीजिए। नमस्कार जी नमस्कार। मैं सर ये पूछ रहा भाई, जी जी ठीक है, मैं ये पूछ रहा था कि हमारे यहाँ सोयाबीन में फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन फूल क्या होता है कि झड़ जाते हैं, फलियां नहीं बन पाती, इसलिए चार बताएं। ठीक है, आपका जो हम प्रश्न समझ गए हैं, फलियां बन जाए, फलियां जो रहती है वो आधे से भी ज्यादा फूल हैं और फलियां बिल्कुल ठीक बात है। जो सोयाबीन में फूल आते हैं लेकिन उनके झड़ने की जो समस्या भी होती है, वो खास तौर से क्या होता है कि आप जैसे हम हरदा तरफ की बात करें, होशंगाबाद की बात है, हमें जो इस समय सोयाबीन में बोते समय जो खाद देना है उस खाद की मात्रा हम कई बार नहीं डाल पाते हैं, और वो खड़ी फसल में हम कई बार टॉनिक या डीएपी का स्प्रे या यूरिया का इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो जब पौधे में शुरू में पोषक तत्व पूरे नहीं होंगे तो फूल तो बनाएगा, लेकिन उसको फूल को पौधे में सहन करने की शक्ति कम हो जाती है। तो जो अनुशंसित जो खाद इत्यादि हैं उनका बोते समय उपयोग करना चाहिए। यूरिया, नत्रजन और पोटास, में पहले ही पोटास की बात कर रहा था, इन सब चीजों को देंगे तो पौधे में जो शक्ति होगी फूल को सहन करने की और उसको फल बनाने की शक्ति होगी। तो अगर आगामी वर्ष, इस वर्ष तो गई बात, लेकिन आगामी वर्ष जरूर ध्यान रखिए कि बोते समय ही खाद की पूरी मात्रा डालना है। खड़ी फसल में किसी भी प्रकार से सोयाबीन में कोई खाद की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है। पहले से ही हमें तैयारी करनी है, खड़ी फसल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना टॉनिक काम आएगी ना कोई उर्वरक काम आएगा। बात करते हैं जल प्रबंधन की। सर जल प्रबंधन बहुत जरूरी है, कम हो तो नुकसान है, ज्यादा हो तो नुकसान है। किस तरह हमारे किसान भाई इस समय जल प्रबंधन करें? बिल्कुल बात है, और हमने ये अनुसंधानों से प्राप्त भी कर ली है जानकारी कि खास तौर से यदि सोयाबीन की या अरहर की या मूंग की या उड़द की जिनकी बोनी है पूर्ण मेड़ पद्धति से की जाए। जी पूर्ण मेड़ पद्धति से करने में क्या हो, जैसे इस साल की परिस्थिति हुई कि बरसात आई और चली गई, तो इन परिस्थितियों से डॉक्टर साहब योगेंद्र शर्मा जी हैं कोटा से, हमारे दर्शक किसान भाई हमसे बात करेंगे। स्वागत है आपका शर्मा जी। हेलो। हाँ जी, प्रश्न कीजिए अपना। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार जी मैडम, कृषिदर्शन कार्यक्रम में डीडी मध्य प्रदेश के लाइव फोन कार्यक्रम में जी योगेंद्र शर्मा कोटा राजस्थान संभाग से बात कर रहा हूँ। जी प्रश्न कीजिए। जी मैडम, हम ये जानना चाह रहे हैं जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और इसका पूरी जानकारी लेना चाह रहा हूँ सर। जी 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 देखिए, फसल बीमा योजना का तो आपके जो संबंधित कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वहाँ से योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी। अपने हर एक जिले की, हर एक स्टेट की अपनी अपनी योजनाएं हैं, वहाँ से ही आपको जानकारी प्राप्त होगी। आप अपने उपसंचालक कृषि जो हैं उनके कार्यालय में संपर्क करिए और वहाँ से आपको विस्तृत जानकारी पूरी मिल जाएगी इन्हें। जी हम जल प्रबंधन की बात कर रहे थे। तो जल प्रबंधन की बात कर रहा था कि हम जो अनुशंसा करते हैं कि शुरू से यदि बोनी की जाए, क्योंकि ये तो बरसात का समय कुछ पता नहीं रहता है, कि रिच फरो मेथड से, पूर्ण मेड़ पद्धति से, जिसकी की सीड ड्रिल भी बना दी गई है। अगर ऐसे बनाते हैं तो कूर्ण जो होता है, यानी जो गहरी नाली होती है और मेड़ होती है, मेड़ पर तो बुआई होती है, और कूर्ण जो होता है उसमें यदि पानी गिरता है तो वो खेत से पानी बाहर नहीं निकल पाता, वो जमीन के अंदर संचित हो जाता है। अगर ज्यादा पानी निकलता है तो जल प्रबंधन में दोनों चीजें होती हैं, एक तो जल निकास भी होता है और एक सिंचाई भी होती है। तो अगर ज्यादा पानी गिरता है तो उस कूर्ण के माध्यम से बाहर पानी निकल जाता है। तो अगर ये इस तरीके से बोनी की जाती तो हमने देखा है कि यदि ऐसी बोनी की जाए तो 10 से 15% उपज पर प्रभाव पड़ता है, यानी 10 से 15% उपज ज्यादा प्राप्त हो सकती है। तो किसान भाइयों, हालांकि हमारे कई मालवा के क्षेत्र में या सीहोर इत्यादि के क्षेत्र में बहुत सी जगह में है, पावड़ी लगाते हैं किसान, पंजी लगाते हैं, तो वो पंजी क्या होती, थोड़ी सी उथली होती है, यानी गहरी नहीं होती, जिसके कारण से नमी संचित नहीं हो पाती। तो जो सीड ड्रिल है, रिच फरो सीड ड्रिल है, उसका उपयोग करें। नंबर 1 एक तो बात ही हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि किसान भाइयों की ये मानसिकता होती है कि चूंकि बरसात की फसलें हैं तो इस समय सिंचाई इत्यादि देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये परिस्थितियां देखी 25-30 दिन तक जब तक बरसात नहीं हुई, अगर एक क्रांतिक अवस्था पर या जीवनदायिनी सिंचाई दे देते तो ये विपरीत परिस्थिति
परिस्थितियां नहीं नहीं होती। होती। वो पानी को संचित रखते हैं गेहूं और चने इत्यादि के लिए, लेकिन एक सोयाबीन में भी ऐसी स्थिति है कि जब ये परिस्थिति निर्मित हो जाए तो हमें एक पानी की सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब ये परिस्थिति हुई, कई देखा हमने शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बहुत ज्यादा पानी हुई, बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ, तो जल निकास की नालियां बनाना भी आवश्यक है। बिल्कुल। हमें यदि 5, 7, 8 लाइनों के बीच में एक नाली निकाल दें, या खेत के चारों तरफ जहाँ ढाल हो, जहाँ उतार की स्थिति हो, वहां पर नाली निकाल दें, तो जो संचित पानी है वो निकल जाएगा। अभी देखो किस किसान भाई राजस्थान के जो बता रहे थे कि ज्यादा पानी से उनकी मक्का की और सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई। अगर ये जल निकास की नालियां होती या पूर्णमेड़ पद्धति पे होता तो इतना नुकसान नहीं हो सकता था। तो इन परिस्थितियों में इनका नुकसान इस तरीके से काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, भगवान जी हैं, राजगढ़ से हैं, भगवान सिंह बात करेंगे जी। स्वागत है आपका, बोलिए भगवान सिंह जी। जी बोलिए, प्रश्न कीजिए अपना। सर मेरा ये प्रश्न है कि सर जो सोयाबीन है क्या और इसमें क्या है कि सर इल्ली बहुत ज्यादा लग रही है, हमने 2-3 बार छिड़काव कर दिया, मतलब फिर भी उसको इल्ली नहीं मर पा रही है हमारी। इल्लियों का? अच्छा, इल्लियों का हम अभी आपको बता रहे थे कि इल्लियों का प्रकोप यदि आपकी बड़ी इल्ली हो गई है तो अब जो दवाएं हैं वो खास तौर से इंडाक्सोकार नाम की दवाई बाजार में कई जगह, या फ्लूबेंडामाइड, ये दवाइयां हैं, आप इनका उपयोग करिए। लेकिन क्या होता है, कई बार दवाई उपयोग करने में हम कम मात्रा डालते हैं। दवाई की मात्रा तो रहती है लेकिन पूरा पौधा अच्छी तरह से भीग नहीं पाता, तो अच्छी तरह से कम से कम 10 से 12 पंप, यदि 15 लीटर का पंप आप उपयोग कर रहे हैं तो 10 से 12 पंप जो है, जो अनुशंसित कीटनाशक हैं, यदि आप इंडक्सोकार्ब डाल रहे हैं तो केवल 350 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 2.5 एकड़ के पीछे ये इंडक्सोकार्ब डाल दीजिए। फ्लूबेंडामाइड 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी 200 ml 1 एकड़ के आसपास में कम से कम 10 से 12 पंप में उसका घोल बनाकर आप उपयोग करिए। अगर चने की इल्ली है और आपकी जिस तरीके सेमी लूपर है या तंबाकू की इल्ली है तो इनको अच्छी तरह से पौधे को भिगा देंगे तो इनका नियंत्रण हो जाएगा। और ये आप उपयोग करिए, क्योंकि अब मौसम खुला हुआ है 1-2 दिन से, इनका उपयोग करिए जिससे कि कीटनाशक सही तरीके से पौधे के अंदर चला जाए और जो कीट है जो अच्छी तरीके से खत्म हो जाए। बिल्कुल सही तरीके से सही काम किया जाए तो उसका प्रभाव भी अच्छा देखने मिलता है। हम फसलों में जल प्रबंधन के बारे में बात कर रहे थे, आपने बताया कि नालियों का सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर उन्हें बनाया जाए तो अच्छा हमें जल निकास मिलता है। अरहर भी इस समय हमारे खेतों में, हमारे कई किसान भाइयों के खेतों में लगी हैं, तो अरहर में क्या कृषि के सामयिक कार्य हमारे किसान भाई कर सकते हैं? किसान भाई उस निश्चित रूप से कि अगर हमारी अरहर भी एक काफ़ी अच्छी फसल है और किसान खासतौर से हम देखें कि नरसिंहपुर, गाडरवारा और जो नर्मदा अंचल का जो किसान है वहाँ पर अरहर की फसल लेता है ज़्यादा होती है। और वो अरहर की फसल कई बार छिड़काव विधि से या लाइनों में बोता है, तो छिड़काव विधि के लिए तो हम अनुशंसा नहीं करते हैं, लेकिन लाइनों में बोते हैं। अरहर की फसल जो है सबसे ज़्यादा पानी से प्रभावित होती है। अगर पानी ज़्यादा गिरता है तो अरहर की फसल ज़्यादा प्रभावित होती है। तो यहाँ पर पूर्णमेड़ पद्धति का जो मैंने कहा था उपयोग करना जरूरी है। यहाँ जल निकास की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि यदि पानी ज़्यादा गिरता है तो फसल गलने की आवश्यकता होती है, तो यहाँ जल निकास की व्यवस्था की जाए। साथ ही अरहर की फसल में, चूंकि अरहर की फसल 1.5 फीट से 2 फीट के आसपास में या 45 सेंटीमीटर के आसपास बोई जाती है, तो खरपतवार नियंत्रण की खरपतवार उसमें लगने लगे हैं। तो यहाँ पर आप जो व्हील हो से, हैंड हो से, उनको खरपतवारों को नियंत्रित करें। खरपतवार जो है नियंत्रित होने के कारण जो है खरपतवार जो अरहर की जो है बढ़वार जो है नहीं हो पाती है। खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं अरहर में किया जा सकता है, लेकिन अरहर में बहुत चयनित खरपतवारनाशी हैं। क्योंकि बोने के पहले तो तुरंत बोने के बाद तो खरपतवार डाल सकते हैं, लेकिन खड़ी फसल में डालने के लिए हम कुछ खरपतवारनाशी जैसे ओडीसी इत्यादि जो इमेजातापायर प्लस इमेजामॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि फायदा उसमें हो सकता है। तो उनका उपयोग करें और जल निकास की इसमें पर्याप्त व्यवस्था करें। क्योंकि खरपतवार फसल अभी छोटी है तो इसमें और अन्य तो नुकसान अभी संभव नहीं है, लेकिन फसल को बचाने के लिए जल निकास उसमें करते रहे तो अरहर ज़्यादा ठीक था। बिल्कुल, आपने अरहर की भी बात कर दी, मक्का की बात करना भी ज़रूरी है। मक्के टूटने तो लगे हैं, भुट्टे आने लगे हैं बाजार में, लेकिन बीज वाले अभी भी हमारे किसान भाई उनको रख रहे हैं। उसमें हमारे किसान भाई क्या सामयिक कार्य कर सकते हैं? मक्का चूंकि अभी कई बार भुट्टा बाजार में आ गया, लेकिन खाने के लिए जो बीज के लिए बीजू फसल पैदा करना चाहते हैं, वो जो बुआई का है, अब इस समय जो है उसमें उर्वरक प्रबंधन की बात है। अगर वो घुटने तक की ऊंचाई तक फसल आ चुकी है तो उसमें नत्रजन का जो दूसरा दौर है, नत्रजन का जो दूसरा डोज है वो डालना उसमें आवश्यक है अरहर जो मक्का में फसल में। और उससे जो है खास तौर से जितना जो पोषक तत्व हैं उसको पूरी तरीके से मिलते रहेंगे और फायदा होगा। साथ ही मक्का में ये भी देखते रहे कि अगर कोई कीटों का प्रकोप हो रहा है तो खास तौर से पिछली बार मक्का में काफी ज्यादा जो कीट का प्रकोप हुआ था उसका नियंत्रण बड़ा मुश्किल हो गया था, तो अभी उसको जरूर देखते रहे और जो अनुशंसित कीटनाशक हैं जहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि महाविद्यालय उनके संपर्क में रहकर उनका उपयोग वो कर सकते हैं।
तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि मक्के में ये सामयिक कार्य हमारे कर सकते हैं। हमने अरहर की बात कर ली, मक्के की बात कर ली। अगर हम बात करें, आपने कीटनाशकों की जैसे उपयोग की बात करी, एक बार फिर हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे से बता दीजिए कि उपयोग करते समय किन किन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखें। किसान भाई कीटनाशकों के साथ साथ इस समय जो सामयिक बात है, खासतौर से खरीफ की फसलों में या मुख्य रूप से कहें हम सोयाबीन की फसल के बारे में बात है, मैं पुनः ये दोहराना चाहता हूँ कि अभी किसी प्रकार से खरपतवारनाशी का उपयोग ना किया जाए। दूसरी खासतौर से किसी प्रकार जो टॉनिक इत्यादि इनका उपयोग किया ना किया जाए, इससे बढ़वार अनावश्यक बढ़वार होगी और उसमें नुकसान होगा। साथ ही यदि बहुत ज़्यादा पानी के कारण फसल दब गई है, यानी उसकी बढ़वार नहीं हो पा रही है, तो नत्रजन, फास्फोरस और पोटास का जो संयुक्त जो कॉम्बिनेशन आता है 19-19-19 के नाम से, इनका छिड़काव करें जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए और उसकी बढ़वार जो ठीक तरीके से होती रहे। बात अभी कीटनाशकों की हम बात कर रहे थे बार बार, तो एक बार पुनः आपसे अनुरोध है, पुनः दोहराना चाहता हूँ कि कीटनाशक, अनुशंसित कीटनाशक, सही कीटनाशक और सही मात्रा में उसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। छोटी इल्ली है तो हम जो है प्रोफेनोफास या क्विनालफास का उपयोग कर सकते हैं। यदि इल्ली की मात्रा बड़ी हो गई यानी उसका आकार बड़ा हो गया है तो कुछ कीटनाशक ऐसे हैं कि जिनका उपयोग करके उनका नियंत्रण किया जा सकता है, जिसमें कि इंडेक्सोकार्ब है या फ्लूबेंडामाइड या क्लोरोप्रिनोल होता है। ये कई बाजार में उपलब्ध होते हैं, लेकिन आप वहाँ पर जाकर देखिए, उनमें उसमें जो एक्सपायरी डेट देखिए और सही मात्रा में उसका उपयोग करिए। आप किसान क्योंकि कीटों का प्रकोप आएगा, मौसम इस तरीके से हुआ है कि कीटों का प्रकोप तो निश्चित रूप से आएगा। तो उसका नियंत्रण करना जरूरी है। अगर इनके साथ ही कई बार कीट बहुत आते हैं, सोयाबीन में और जो अन्य फसलों में कीट बहुत आते हैं, तो इनका उपयोग समय पर यदि कीटनाशकों का उपयोग करके उनका नियंत्रण कर लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। जो दवाएं बता रहे हैं उनका अनुशंसित उपयोग किया जाए। और अगर जो मैंने बताया कि जैविक रूप से भी यदि टी आकार की खूंटियाँ खेतों में लगा दिया जाए तो वहाँ पर जैविक आकार, जैविक जो इल्लियाँ, जो चिड़ियाँ आएंगी वो इल्लियों को खाएंगी और अपने आप से नियंत्रण होने लगेगा। हम बार बार अनुशंसा करते हैं कि यदि अंतर्वर्ती फसल पद्धति अपनाएं, जैसे अरहर के साथ सोयाबीन, ज्वार के साथ सोयाबीन या मक्का के साथ सोयाबीन लगाएं, तो यदि सोयाबीन कीट आते हैं तो बीच में यदि मक्का, ज्वार या अरहर लगी रहती है तो उनका नियंत्रण आसानी से होता है। तो इस तरीके से अंतर्वर्ती फसल पद्धति का उपयोग भी करें तो बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी और बहुत अच्छे हमारी बातचीतें भी हुई। आपने हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अपना ध्यान रखिएगा और आप हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सर एक सेकंड।